Assalamu alaikum students and welcome to the free online classes of economics. Today we will talk about the demand in brief. इससे पहले अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिमांड के हर एस्पेक्ट को इन डिटेल जो है वो स्टडी किया. आज हम उन तमाम कॉन्सेप्ट को सम अप करेंगे जो है टू कंस्ट्रक्ट अ समरी ऑफ डिमांड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दैट व्हाट डिमांड इज़. हमने देखा किसी भी चीज़ को ख़रीदने की जो ख्वाहिश है, दैट डिज़ायर टू परचेज a good is called demand. लेकिन later on after discussion we discovered there are three determinants which determines the demand. अब उसमें पहला determinant क्या है? desire to purchase. किसी भी चीज़ को खरीदने की जो ख्वाहिश है that is called demand. Secondly, the second important determinant is your purchasing power. यानी आप किसी चीज़ को खरीदना चाहते हैं तो आपकी वो ख्वाहिश उस वक्त डिमांड कहलाएगी जब आप उस चीज़ को ख़रीदने के लिए जो है वो परचेसिंग पावर रखते हैं. मीन्स यू हैव द इनफ मनी टू परचेज दैट प्रोडक्ट. थर्ड डिटर्मिनेंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड. यानी जो चीज़ आप ख़रीदना चाह रहे हैं वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हो, वो कि फैंटेसी जो है वो ना हो. ठीक है, उसका रियल लाइफ में होना ज़रूरी है. देन वी discover a relationship between prices and quantity demand. So quantity demand is a function of prices. That is the simple statement of law of demand. ठीक है, जो कानून तलब था उसकी जो सिंपल स्टेटमेंट थी दैट इज अदर थिंग्स रिमेनिंग द कांस्टेंट इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइसेस. यानी दीगर हालात बदस्तूर रहते हुए अगर कीमतों में इजाफा होता है तो मिकदार तलब क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो जाती है. अगर कीमतों में कमी आती है तो मिकदार तलब में इजाफा हो जाता है. अब लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग इफ यू टेक एन एग्जांपल वी हैव प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांड. जब प्राइस 2 रुपीज़ पर यूनिट थी तो उस वक्त 4 यूनिट्स जो है वो उसकी खरीदी जा रही थी. या आप ये कहें कि जब कीमतें 2 थी तो उस वक्त 4 यूनिट जो है वो डिमांड की जा रही थी. जब कीमतों में इजाफा हुआ, प्राइसेस इंक्रीज टू 4, तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो कम हो गई बिकॉज देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप. तो क्वांटिटी डिमांड रिड्यूस होकर 2 पे चली गई. इफ यू कंस्ट्रक्ट अ स्केड्यूल ऑफ इट लाइक प्राइसेस एंड क्वांटिटी डिमांड, सो देयर एग्जिस्ट अ 2 for 4 and 4 for 2. There exists a negative relationship between prices and quantity demand. If there is increase in the prices, there is decrease in the demand, and if there is decrease in the prices, there is increase in the demand. मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छी डायग्राम बना सकते हैं. Okay, so हमने देखा that demand curve slopes negative. Now the question is why demand curve slopes negative? Why it is negative? सिंपली तो हम ये रिलेशन देखते हैं कि कीमतें कम हो गई तो डिमांड में इजाफा हो गया. लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो देयर आर 3 बेसिक रीजन बिहाइंड दिस दैट डिमांड कर्व स्लोप्स नेगेटिव बिकॉज ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. द सेकेंड वन इज income effect and the third one is law of diminishing marginal utility. अब जनरली सिर्फ 2 चीज़ें जो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट को ही ज़्यादा फोकस किया जाता है. सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है कि whenever there is change in prices, जब प्राइसेस में तब्दीली आती है तो चेंज इन प्राइसेस मोटिवेट्स द कंज्यूमर टू बाय रिलेटिवली चीपर सब्स्टिट्यूट्स. ठीक है, यानी जब कीमतों में इजाफा होता है, जिस भी चीज़ की कीमत में इजाफा होगा तो उससे क्या होगा कि उस चीज़ की डिमांड में कमी आ जाएगी. अब वो लोग जो उस चीज़ को कम खरीद रहे हैं वो जाहिर सी बात है उस चीज़ का कोई नेमुल बदल जो है उसको तलाश करेंगे और उसको खरीदेंगे. ठीक है, सो दैट इज़ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसकी वजह से जब कीमतों में इजाफा होता है तो डिमांड में कमी हो जाती है. या आप ये कहें कि जब कीमतें कम होती हैं तो डिमांड में इजाफा हो जाता है. दैट इज द वन रीजन विच बिकॉज ऑफ विच द डिमांड कर्व स्लोप्स नेगेटिव. द सेकेंड वन इज इनकम इफेक्ट. ठीक है, यहाँ पर क्या था कि कंज्यूमर मोटिवेट हो रहे थे. मैं इसको राइट कर देती हूँ यहाँ पे. द चेंज इन प्राइस मोटिवेट्स द कंज्यूमर टू परचेज
relatively cheaper substitutes. ठीक है, कि वो उसके जो नेमुल बदल हैं, जो सस्ते नेमुल बदल हैं, उनको खरीदने की कोशिश करते हैं. द सेकेंड इज इनकम इफेक्ट. जब कोई चीज़ सस्ती हो जाती है, फॉर एग्जांपल एक चीज़ है 2 रुपये की और आपकी जो इनकम है दैट इज 10, प्राइस टू इनकम 10, तो इसका मतलब है कि अगर आप सारी की सारी जो इनकम है वो इस चीज़ को खरीदने में लगाएं, देन यू कैन परचेज 5 यूनिट्स ऑफ दैट कमोडिटी. ठीक है, लेकिन अगर कीमत कम हो जाती है तो अब आप इनकम में जब कोई चेंज नहीं आता तो इस कंडीशन में आप पहले से ज़्यादा खरीद सकते हैं. अब देखिए, आपकी आमदनी में कोई इजाफा नहीं हुआ, आप पहले से अमीर नहीं हुए, लेकिन जो आपके पास पैसे थे कीमत कम होने से उस पैसे की जो कुव्वत खरीद है उसमें इजाफा हो गया. सो बिकॉज ऑफ फॉल इन द प्राइसेस जो परचेजिंग पावर है आपकी वो इंक्रीज हो जाती है. जब परचेजिंग पावर इंक्रीज होती है देन यू कैन परचेज मोर ऑफ गुड. So that's why whenever there is fall in the prices, there is increase in the quantity demand, and that is the income effect. The third one is law of diminishing marginal utility. कानून तकलील फ़ायदा मुख्तदम. कानून तकलील फ़ायदा मुख्तदम में हमने देखा कि जैसे जैसे हमारे पास किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा होती जाती है तो उससे हासिल होने वाला अफादा कम होता चला जाता है. तो जब आपके इसको आप इस सेंस में भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे किसी चीज़ की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है तो अब क्योंकि उसकी वैल्यू आपके लिए कम होती जा रही है इसलिए उसकी प्राइसेस को कम होना चाहिए. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक 3 रीजंस बिकॉज ऑफ विच द लॉ ऑफ डिमांड एग्जिस्ट, सॉरी द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव. देन हमने ये देखा कि देयर आर 2 डिफरेंट कॉन्सेप्ट, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड. ये दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं. ठीक है, अगर तो कीमत में तब्दीली से इफ देयर इज चेंज इन प्राइसेस एंड चेंज इन प्राइस कॉज चेंज इन डिमांड, यानी अगर कीमत में तब्दीली से तलब में तब्दीली आ रही है, ठीक है, यानी कीमत कम हुई तलब में इजाफा हुआ, तो इस तरह का जो चेंज है दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. ठीक है, और इस तरह के चेंज को कि जब तलब में आने वाली तब्दीली, कीमत में तब्दीली से जो तलब में तब्दीली आ रही है, इस तब्दीली से अगर आप उसी खाते तलब पर रहते हैं, यानी आप देखें कि कीमत जो है वो 4 थी, क्वांटिटी 2 थी, जब प्राइस फॉल हुई है तो डिमांड इंक्रीज होगी 4. अब यहाँ पर यू आर ऑन द सेम डिमांड कर्व, आप इससे ऊपर वाले या नीचे वाले डिमांड कर्व पर शिफ्ट नहीं हुए. सो दैट इज कॉल्ड द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, मिकदार तलब में तब्दीली है. ठीक है, अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन, और अगर आप वाई एक्सिस की तरफ मूव करें यानी पीछे की तरफ मूव करें दैट इज कॉन्ट्रैक्शन. दूसरा है चेंज इन डिमांड. अब लॉ ऑफ डिमांड में जब हम कुछ चीज़ें कांस्टेंट फर्ज करते हैं, लाइक इफ देयर इज चेंज इन इनकम, इफ देयर इज चेंज इन वेदर, इफ देयर इज चेंज इन टेस्ट, तो इस तरह की तब्दीली से जबकि कीमतों में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, कीमत में कोई चेंज नहीं आया, किसी दूसरे वेरिएबल की वजह से जिसको हमने पहले कांस्टेंट फर्ज किया हुआ है उसमें तब्दीली से अगर कोई चेंज आता है डिमांड में तो डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा. फॉर एग्जांपल दैट इज 2 and 4. ये आपके पास पहला डिमांड कर्व है D1. अब कीमत में कोई चेंज नहीं आया, आमदनी आपके पास यहाँ पर 10 थी, अब आमदनी में इजाफा होके वो हो गया 20. तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इसी प्राइसेस पर आप पहले से ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे और डिमांड कर्व पहले से ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व. दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. दैट इज कॉल्ड शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व. अगर डिमांड कर्व अपवर्ड शिफ्ट होता है जैसा कि यहाँ पर हुआ दैट इज कॉल्ड राइज ऑफ डिमांड, और अगर डिमांड कर्व पीछे शिफ्ट होता है दैट इज कॉल्ड फॉल ऑफ डिमांड. ओके, इसके बाद हमने ये देखा कि व्हाट इज द नो इलास्टिसिटी से पहले हमने ये देखा कि देयर आर सम गुड्स ऑन विच लॉ ऑफ डिमांड डजंट अप्लाई.
फॉर एग्जाम्पल द गिवन गुड्स। अब गिवन गुड कौन सी होती हैं? द गुड्स ऑन विच द लॉ ऑफ डिमांड डजंट अप्लाई, ऐसी चीज़ें जो आमदनी में इजाफे के साथ या कीमत में कमी के साथ पहले से कम खरीदी जाती हैं, यानी उनकी डिमांड में इजाफा नहीं होता। मिसाल के तौर पर जौ की रोटी है, गंदम और जौ। अब जौ की रोटी लोग कम खाते हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम, उनके ख्याल से ये एक चीपर गुड है, ठीक है। लेकिन अगर जौ की कीमत मज़ीद कम हो जाएगी तो उनकी नज़र में जौ की रोटियां पहले से भी ज़्यादा जो है वो चीपर गुड में चली जाएगी, तो इस कंडीशन में वो उस चीज़ को पहले से भी कम खरीदेंगे। So these are the special type of goods on which the law of demand doesn't hold, and that is called the exception of law of demand. ये exceptions में आता है उसकी। Then we discuss the concept of elasticity. Elasticity of demand. अब elasticity क्या है? The degree of responsiveness, यानी कीमत में तब्दीली से तलब में कितनी तब्दीली आई है। The degree of responsiveness क्या है? That is called elasticity. The flexibility of demand, the degree of responsiveness, रद्द अमल का जो एक क्वांटिटी है डिमांड में बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइसेस, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी। हमने देखा देयर इज अ यूनिट स्केल ऑफ इलास्टिसिटी। अब यूनिट स्केल क्या है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई के बराबर हो सकती है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई से ज़्यादा हो सकती है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इकाई से कम हो सकती है। इकाई के बराबर कब होगी? जब कीमत में तब्दीली और मिकदार तलब में आने वाली तब्दीली बराबर होगी। ग्रेटर कब होगी? जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइसेस, यानी अगर यहाँ पर 2 का चेंज आ रहा है और यहाँ पर 10 का चेंज आ रहा है तो इस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 कब होगी? जब चेंज इन प्राइसेस इज ग्रेटर देन चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, यानी कीमत में चेंज 10 का आ रहा है और जो डिमांड है उसमें चेंज 1 या 2 या 5 कुछ इस तरह से आ रहा है, यानी कम चेंज आ रहा है, तो दैट इज द कंडीशन इन विच द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेसर देन 1। अब नॉर्मल गुड केस में अगर अशिया नॉर्मल गुड हैं तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नॉर्मली इक्वल टू 1 होती है, ठीक है। लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर कब होती है? इन लग्जरियस गुड्स, जस्ट लाइक एसी। हमने पहले भी डिस्कस किया, एसी की प्राइसेस में जस्ट 1000 और 2000 और मेनली बहुत भी ज़्यादा हो तो 5000 का चेंज आता है सर्दियों में। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ कंज्यूमर्स जो हैं वो क्या करते हैं? एसी को सर्दियों में इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। सो इस तरह की गुड्स जो है जिनकी ज़रूरत को पोस्टपोन किया जा सकता है, दीज आर कॉल्ड लग्जरियस गुड्स। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 किस तरह की अशिया में होती है? दैट इज बेसिक नीड गुड्स। अब बेसिक नीड गुड क्या है? बुनियादी ज़रूरियात की अशिया है, जस्ट लाइक रोटी, ठीक है, आपने खानी ही खानी है चाहे उसमें उसकी प्राइसेस कितनी भी बढ़ जाए, ठीक है। यू हैव टू ईट टू लिव, आपने जिंदा रहने के लिए उसको खाना है। सो सच टाइप ऑफ गुड्स आर बेसिक नीड गुड्स, और इस कैटेगरी में प्राइस में ग्रेटर चेंज से भी क्वांटिटी में लेसर चेंज आता है। देन वी डिस्कस द 3 मेथड्स टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पहला मेथड जो था दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड, अब एक्सपेंडिचर क्या है? कुल अखराजात। एक्सपेंडिचर्स हम फाइंड आउट करते हैं प्राइस इनटू क्वांटिटी। ये एक फार्मूला है जिसकी मदद से हम अपने एक्सपेंडिचर्स को कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम 10 यूनिट खरीद रहे हैं और 10 यूनिट की 1 यूनिट की प्राइस 2 के बराबर है तो कुल खर्च जो हम करें दैट इज इक्वल टू 20। अब इस फार्मूला की मदद से किस तरह से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि इलास्टिसिटी जो है वो इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है और लेस देन 1 है। देन वी हैव अ स्केल देयर। अब वो स्केल क्या कहता है कि इफ चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन एक्सपेंडिचर्स मूव्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1। अगर प्राइसेस और एक्सपेंडिचर्स मूव इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, यानी अगर प्राइस इंक्रीज कर रही है तो उसके साथ एक्सपेंडिचर्स भी इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। और अगर चेंज इन प्राइस और चेंज इन
क्वांटिटी डिमांड इस तरह से हैं कि इन दोनों के तब्दील हो जाने से देयर इज़ नो चेंज इन एक्सपेंडिचर्स, कुल अखराजात में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो इस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 होगी। इसकी जनरल एग्जांपल देखते हैं हम, प्राइस इन क्वांटिटी डिमांड एंड एक्सपेंडिचर्स, टोटल एक्सपेंडिचर्स। वी हैव 2, 4 एंड 8। ठीक है, अब हमने एक जो है वो इनिशियल केस ले लिया कि प्राइसेस 2 है, क्वांटिटी 4 है, एक्सपेंडिचर्स 8 है। अब अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं 4, ठीक है, तो डिमांड को कम होना चाहिए, तो डिमांड रिड्यूस हो जाएगी 2। अब टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने, 8। अब देखें देयर इज नो चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर्स, तो इस केस में क्या हुआ कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। नाउ अगर प्राइसेस 2 हैं और क्वांटिटी डिमांड 4 है, अब अगर प्राइसेस में इंक्रीज हुआ, प्राइसेस हो गई 4, ठीक है, अब क्वांटिटी डिमांड को कम होना चाहिए, अगर क्वांटिटी डिमांड कम होती है 1 पे, ठीक है, देयर इज अ ग्रेटर चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, और यहाँ पर एक्सपेंडिचर्स क्या हो जाएंगे, दैट इज 4। अब यहाँ पर देखें कि जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड है दैट इज ग्रेटर। अब आप ये देखें कि जो चेंज है प्राइस और क्वांटिटी में, अब प्राइसेस में इंक्रीज हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर्स में क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर्स कम हो गए, दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने से हुआ क्या, ओके, अब यहाँ देखें कि प्राइसेस इंक्रीज कर रही हैं, ठीक है, और टोटल एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो फॉल कर रही हैं, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। सो वी हैव द स्टडी प्राइस एंड एक्सपेंडिचर्स मूव्स इन द, oh sorry, that is not, if they move in the opposite direction, then elasticity of demand is greater than 1, that is lesser than 1. ठीक है, so sorry, that's by mistake. So if elasticity, change in prices and change in expenditures moves in the opposite direction, ठीक है, यानी वो opposite direction में move करें, एक rise कर रहा है और एक fall कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है दैट विल बी ग्रेटर देन 1। अब अगर हम देखें कि इफ देयर इज इंक्रीज इन द प्राइसेस, ठीक है, अब प्राइसेस में इंक्रीज हुआ, लेकिन इंक्रीज होने से क्या हो गया कि क्वांटिटी डिमांड में कमी आएगी, लेकिन वो कमी बहुत कम है, देयर इज अ स्मॉलर चेंज, तो इस कंडीशन में एक्सपेंडिचर्स हो गया आपके पास 12। अब यहाँ पर देखें कि देयर इज इंक्रीज इन प्राइसेस, और प्राइस में इंक्रीज करने से जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी इंक्रीज हो गए, टोटल एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज हो गए, ठीक है, सो दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, दे मूव्स टुगेदर, दे मूव्स इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन में जब वो मूव करेंगे तो इन दैट कंडीशन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेसर देन 1। ठीक है, अगर हम इसको प्लॉट करें तो हमारे पास 3 कर्व्स यहाँ पे प्लॉट होंगे, 2 and 4। मैंने इनिशियल पॉइंट सेम रखा ताकि पॉइंट्स क्लियर हो जाएं, तो वी हैव 1, 2, 3 and 4, ये क्वांटिटी डिमांड, ये प्राइसेस। फर्स्ट पॉइंट है जब प्राइसेस 2 थी, ठीक है, क्वांटिटी डिमांड 4 थी, वी हैव दिस कर्व। अब हुआ क्या कि व्हेनेवर देयर इज इंक्रीज इन द प्राइसेस, ठीक है, प्राइस इंक्रीज हुई 2 से 4 पे चली गई, प्राइसेस 4 पे चली गई, अगर तो डिमांड में इजाफा होता है दैट इज 4, सो वी हैव अ कर्व हुज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमने प्लॉट किया। अगर हम सेकंड पॉइंट को देखें कि इलास्टिसिटी में इंक्रीज हुआ कि प्राइस 4 पे चली गई, प्राइस इंक्रीज हुआ लेकिन डिमांड रिड्यूस होके होगी 1, ठीक है, तो इस कंडीशन में दैट इज द पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट था ए, मूव किया हमने बी पॉइंट पर, अगर आप इन दोनों पॉइंट्स को आपस में कंबाइन करें यू विल गेट द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व दैट हैज इलास्टिसिटी इक्वल टू 1, डिमांड कर्व जिसकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है। आप देखें कि ये फ्लैटर कर्व है। इसी तरह से अगर प्राइस 4 पे चली गई, इंक्रीज हो गई, और जो डिमांड है दैट रिड्यूसेस टू 4, तो इस कंडीशन में दैट इज द न्यू पॉइंट, और यहाँ पर
you have a steeper curve, ठीक है, it slopes steeper, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे ये जो कर्व है its elasticity is less than 1. तो लग्जरियस गुड केस में आपके पास रेड कर्व का डिमांड कर्व होगा. नॉर्मल गुड केस में यू हैव ग्रीन, द कर्व विल बी ऑफ ग्रीन कलर, जस्ट लाइक द ग्रीन कलर, ठीक है. और बेसिक नीड गुड में जब इलास्टिसिटी लेसर देन 1 होगी देन यू गेट द blue line curve. Okay, so that is the total expenditure method. Then we discuss the percentage method. ठीक है, जो सेकेंड मेथड था दैट इज परसेंटेज मेथड. अब परसेंटेज मेथड का हमारे पास एक जनरल फार्मूला था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस. अब यहाँ पर यूनिट स्केल कैसे अप्लाई होता है कि इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइसेस, तो इस कंडीशन में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी ग्रेटर देन 1. अगर ये इक्वल है यानी दोनों में चेंज इक्वल है तो इलास्टिसिटी विल आल्सो बी इक्वल टू 1. और अगर ये लेसर है यानी डिमांड में चेंज कम आ रहा है, प्राइस में चेंज ज़्यादा है, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन 1. Then we discuss the formula method. Formula method में हमने देखा we have two formulas. Formula method, दो फार्मूला थे हमारे पास, एक आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला और दूसरा पॉइंट इलास्टिसिटी ऑफ फार्मूला. आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला उस वक्त यूज़ होता है जब प्राइस और क्वांटिटी में जो चेंज है वो इतना प्रोमिनेंट चेंज होता है, इतना क्लियर चेंज होता है कि डिमांड कर्व के ऊपर दो वाज़े नकात जो हैं वो नज़र आते हैं. जस्ट लाइक दैट द पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. जब हमारे पास कर्व के ऊपर दो वाज़े पॉइंट मौजूद हों और इनके दरमियान हमने इलास्टिसिटी जो है वो फाइंड आउट करनी हो, तो मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करते हुए जो फाइनल शेप हमने फाइंड आउट की थी आर्क इलास्टिसिटी फार्मूला की, दैट वाज दिस Q0 माइनस Q1 P0 प्लस P1, सॉरी Q0 प्लस Q1 P0 माइनस P1 होल डिवाइडेड बाय P0 प्लस P1. ठीक है, इसी तरह से पॉइंट इलास्टिसिटी क्या थी कि जब डिमांड और प्राइसेस में जो चेंज हैं वो इतना स्मॉलर चेंज हो कि आप डिमांड कर्व के ऊपर दो नकात एक दूसरे कितने करीब हों कि वो एक ही पॉइंट नज़र आए, तो उस कंडीशन में जो फार्मूला यूज़ होता है इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने का, दैट फार्मूला इज कॉल्ड पॉइंट इलास्टिसिटी and it is written as change in quantity demand by Q. Q is the initial quantity यानी change से पहले की जो quantity है, divided by change in prices over prices. इसको आप multiplication में भी convert कर सकते हैं, price by quantity. ठीक है, आपके पास जो भी वैल्यूज है आप इसमें पुट करें, then you get the answer. Then हमने देखा income elasticity. income elasticity ऑफ डिमांड. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने देखा कि अगर प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है, तो इनकम में इजाफा हो जाता है. तो इनकम में इजाफे से तलब में इजाफा हो जाता है. क्यों? क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद में इजाफा हो जाता है. तो इस कंडीशन में आपके पास जो इलास्टिसिटी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो फार्मूला होगा, दैट विल टेक द फॉर्म change in phi. It could also be written as change in quantity by quantity into phi by delta y, or change in quantity over change in y by q. ठीक है, ये एक फार्मूला है, इसमें आप वैल्यूज पुट करके इनकम इलास्टिसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं. देन वी डिस्कस द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हमने क्या कहा कि क्रॉस इलास्टिसिटी, क्रॉस मीन अ सिंपल क्रॉस, ठीक है, यानी एक चीज़ की प्राइस और दूसरी चीज़ की डिमांड, दैट इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. अब क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दो तरह की चीज़ों में पाई जाती है, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स.
या जॉइंट डिमांडेड गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है? नेमुल बदल अशिया जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल जूस एंड मैंगो जूस, ठीक है, पेन एंड बॉल पॉइंट एंड सो ऑन। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है? ऐसी चीज़ें जो किसी एक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए इकट्ठी डिमांड की जाती हैं। फॉर एग्जांपल पेन एंड इंक, ठीक है। इसी तरह से हॉर्स एंड कार्ड। तो इस तरह से जब हम क्रॉस इलास्टिसिटी का चेक करते हैं सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री गुड में, तो रिजल्ट हमारे पास ये निकला कि सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्रॉस इलास्टिसिटी पॉजिटिव होती है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्रॉस इलास्टिसिटी नेगेटिव होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें कि अगर यहाँ पर दो गुड्स हैं वीट एंड राइस, तो अगर राइस जो है इसकी प्राइसेस में इजाफा होगा तो राइस की अपनी डिमांड में क्या होगा? कमी आ जाएगी। लेकिन जो लोग राइस खाना छोड़ेंगे, जाहिर सी बात है वो अब वीट को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। तो इस तरह से एक चीज़ की प्राइस और दूसरी चीज़ की डिमांड में पॉजिटिव क्रॉस इलास्टिसिटी मौजूद है। और क्रॉस इलास्टिसिटी का फार्मूला होगा, सेम पॉइंट इलास्टिसिटी वाला फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन इसमें फ़र्क क्या होगा कि अगर क्वांटिटी ए प्रोडक्ट की है तो प्राइसेस बी प्रोडक्ट की होंगी, और अगर क्वांटिटी बी प्रोडक्ट की है तो प्राइसेस ए प्रोडक्ट की होंगी। सो दैट इज द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और इन द एंड वी हैव द प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसकी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है? प्रैक्टिकली जो इलास्टिसिटी का फार्मूला जो कॉन्सेप्ट है वो हमें ये गाइड करता है कि हमने कौन सी चीज़ पे किस लेवल की कंजम्पशन करनी है। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि इलास्टिसिटी की मदद से हमें पता चला कि जनाब दैट इज़ लेस इलास्टिक मीन्स दैट इज़ द बेसिक नीड गुड, वी हैव टू कंज्यूम मोर ऑन बेसिक नीड गुड्स, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करें फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये देखें इलास्टिसिटी इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर। किस तरह से? जब उन्होंने टैक्स अप्लाई करने हैं तो अगर वो लग्जरियस गुड पर, फॉर एग्जांपल एसीज, लग्जरी कार्स, लग्जरियस हाउसेस, इन चीज़ों पर टैक्सेस लगाते हैं। दूसरी तरफ बेसिक नीड गुड्स हैं लाइक ब्रेड, like clothing, like oil, etc. ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं, इन पर भी टैक्स लगाया जाता है। अब ये वो गुड्स हैं जिनकी परचेजेस को, खरीदो फरोख्त को पोस्टपोन किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब लोग पोस्टपोन करेंगे तो टैक्स कलेक्शन कम होगा, लेकिन ये चीज़ें हर हाल में ख़रीदी जाएंगी तो यहाँ पर जो टैक्स लगेगा वो हर हाल में हमें रिसीव हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर फाइनेंस मिनिस्टर इलास्टिसिटी को मद्देनज़र रखते हुए लेस इलास्टिक गुड को ज़्यादा टैक्स अप्लाई करें उनके ऊपर, तो इस कंडीशन में टैक्स रेवेन्यूज़ ज़्यादा कलेक्ट होंगे, ठीक है। यही वजह है कि मोर देन 70% ऑफ द टैक्स रेवेन्यूज दैट गवर्नमेंट कलेक्ट्स कम्स फ्रॉम द सेल्स टैक्स, ठीक है, क्योंकि सेल्स टैक्स में जब लोग बेसिक नीड गुड को खरीदते हैं तो टैक्स ऑटोमेटिकली वो पे कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब अगर हम प्रोड्यूसर्स के हवाले से देखें तो प्रोड्यूसर्स को इलास्टिसिटी इस सेंस में गाइड करती है कि उन्होंने क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। अगर वो लग्जरियस गुड प्रोड्यूस करेंगे तो उनकी सेल पोस्टपोन होती रहेगी, लोग कम खरीदेंगे, लोग तब खरीदेंगे जब प्राइसेस कम हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर वो ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस करें जिनका ताल्लुक बेसिक नेसेसिटीज़ के साथ है, ठीक है, बेसिक नेसेसिटीज़ के साथ है, तो इस कंडीशन में क्योंकि उनकी इलास्टिसिटी कम है, लोगों ने हर हाल में ख़रीदना ही ख़रीदना है, तो इस तरह से जो सेल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और आपको पता है किसी भी प्रोड्यूसर के लिए सेल ही उसका प्रॉफिट जो है वो डिटरमिन करता है। इसी तरह से अगर प्रोड्यूसर पर्टिकुलर कोई मोनोपलिस्ट है, ठीक है, तो मोनोपलिस्ट हमेशा वो चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं जिनका कोई सब्स्टिट्यूट मौजूद ना हो, ठीक है, क्योंकि अगर सब्स्टिट्यूट मौजूद होगा फिर उनको कंपटीशन में आना पड़ेगा, प्राइसेस कम नहीं कर सकते वो, या प्राइसेस ज़्यादा नहीं कर सकते खुद इंडिपेंडेंटली। तो क्योंकि मोनोपलिस्ट की चीज़ का कोई नेमुल बदल मौजूद नहीं होता, इसलिए वो अपनी मर्जी से प्राइसेस चार्ज कर सकता है। इसी तरह से
जो है वो रेंट डिटर्मिन किया जा सकता है। इसी तरह से जो है वो जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड जो है वो डिटर्मिन की जा सकती है। लॉट्स ऑफ प्रैक्टिकल implications in which elasticity of demand guides the producers, the consumers and the government. ठीक है, so that is all about the demand. I hope that you understand well. Still, if you have any question, then please do ask. Thank you so much.